हेलो एवरीवन। आज 12 नवंबर के न्यूज़ टुडे के अंक में आप सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। और सबसे पहले हम लोग आज की जो सारी महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं, कौन-कौन से आर्टिकल हैं, हम लोग देख लेते हैं। 5 आर्टिकल आपको मिलेंगे यहाँ पे। सबसे पहला, राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन। ये सरकार के महत्वपूर्ण स्कीम या मिशन के रूप में देख सकते हैं इसे, जो कि आपदा प्रबंधन, मानवीय स्वास्थ्य से जुड़े हुए जो अखिल भारतीय स्तर पे जो किया जाने वाला जो प्रयास है, पहल है, महत्वपूर्ण पहल है, उसके रूप में इसे देखा जा सकता है। तो उससे जुड़े हुए आट जो आयाम हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सीएक्यूएम फिर से यह आ गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ग्रैप 3 लागू किया गया। हवा की क्वालिटी, गुणवत्ता जो है खराब हो चुकी है, सर्दियाँ जैसे-जैसे आ रही हैं। दिल्ली एनसीआर का ये पॉपुलर टॉपिक रहा है ये। तो उसपे ही आधारित आर्टिकल है कि क्या किया जा रहा है अभी, सरकार की तरफ से क्या एक्शन लिए गए हैं, ग्रैप जो एक्शन लिया जाता है। स्टेट ऑफ द क्रायोस्फीयर रिपोर्ट, क्रायोस्फीयर मतलब हिम चादर से ढका हुआ स्थान या सतह, रिपोर्ट 2025 आई है, जो महत्वपूर्ण है पर्यावरण के दृष्टिकोण से, जलवायु परिवर्तन और उससे जुड़े हुए जो आयाम हैं। तो हम लोग उसके बारे में ही हम लोग देखेंगे। ग्लोबल कूलिंग वॉच 2025 रिपोर्ट आई है, ये भी पर्यावरण के दृष्टिकोण से और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव या जो बहुत सारे मुद्दे हैं उससे संबंधित है। और अभी हाल फिलहाल में कॉप 30 हुआ है ब्राजील में, उसके साथ भी से जोड़कर देखेंगे हम लोग क्या संबंध है इसका उससे। तो उससे इसके संदर्भ में, इनके संदर्भ में सारे आयाम होंगे यहाँ पे। अगली पीढ़ी की बैटरी प्रौद्योगिकियां, जो कि बैटरी स्टोरेज से संबंधित जो एक डेवलपमेंट है, इंडिया में हुआ है, तो काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इस दिशा में, तो उसके बारे में आर्टिकल है। तो चलिए, तो संक्षिप्त सुर्खियों में हम लोग देख लेते हैं कौन-कौन से शॉर्ट आर्ट न्यूज हैं। पहला, डिजिटल गोल्ड, जलवायु जोखिम सूचकांक 2026, टीबी के लिए टीकों का विकास, अल्टर मैग्नेटिज्म, विनवैक्स अभ्यास, बुकर पुरस्कार, और अंत में सुर्खियों में रहा एक महत्वपूर्ण स्थल, इथियोपिया राजधानी आदिस अबाबा। तो हम लोग अब अपने पहले न्यूज आर्टिकल से शुरुआत करते हैं। पहला न्यूज आर्टिकल राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन है। तो अखिल भारतीय स्तर पे स्वास्थ्य को प्रायोरिटी देते हुए इसकी गुणवत्ता को मेंटेन करने के लिए या स्वास्थ्य संबंधी कोई मुद्दे हैं, तो उसके समाधान के लिए सरकार के द्वारा एक पूरे देश के लिए एक मिशन चलाया जा रहा है। इसलिए इसका नाम है वन हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन। और कारण क्या है कि स्वास्थ्य के संदर्भ में जो चुनौतियां उत्पन्न हो रही है, जैसे कोई महामारी या बहुत सारी जो समस्याएं या जो रोग उभर के आ रहे हैं, संक्रामक रोग या गैर संक्रामक रोग, उससे होने वाली समस्याएं। और कोविड 19 की पृष्ठभूमि में अगर देखा जाए तो वो अपने आप में एक बड़ी महामारी बनकर उभरी, जिसने जो स्वास्थ्य चुनौतियों को ही नहीं उभारा देश में होने वाले, बल्कि क्या पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी भी कमियों को और उस पे जो चुनौतियां आ सकती हैं उसको भी उजागर किया। तो इसलिए ये सारा जो मुद्दा, इस संदर्भ को ध्यान में रखेंगे तो इसे हम लोग, इसके उद्देश्य को हमें समझ में आ जाएगा कि पूरे देश में एक तरह के स्वास्थ्य से संबंधित सुरक्षा प्रदान करने के लिए या इस प्रकार की कोई महामारी से बचने के लिए जो कि एक आपदा का रूप ले लेती है, उसके लिए ये राष्ट्र स्तर पे जो है ना एक मिशन चलाया जाएगा, स्कीम चलाया जाएगा, राष्ट्र सरकार की कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि रक्षा किया जा सके, स्वास्थ्य को सुरक्षित किया जा सके और एक स्वस्थ भारत का निर्माण किया जा सके। तो स्वस्थ भारत क्यों इम्पोर्टेंट है? राष्ट्र निर्माण के लिए। स्वस्थ भारत क्यों इम्पोर्टेंट है? सामाजिक पूंजी के निर्माण के लिए। क्यों? युवा का या जनसंख्या का स्वस्थ होना, शिक्षित होना, स्किल्ड होना आवश्यक है। हम लोग हमेशा से ये पढ़ते आए हैं, तभी जाकर जनसांख्यिकी लाभांश लिया जा सकता है। अन्यथा क्या होगा? आपदा से घिरा होगा, समस्याएं, चुनौतियां बहुत अधिक होंगी और उसका समाधान ढूंढने में ही राष्ट्र का एक बड़ा संसाधन खर्च होता रहेगा। तो ये उससे संबंधित है। तो इसलिए क्या आप लोग इसे जीएस पेपर 2 से जोड़कर देख सकते हैं। जीएस पेपर 2 से देख सकते हैं इसे जोड़कर। सबसे पहले तो क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम है, गवर्नेंस से संबंधित, आप कमजोर वर्ग के उत्थान के
के संदर्भ में भी इसे देखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर महामारी जैसी आपदा होती है तो सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होते हैं उससे? सबसे ज़्यादा प्रभावित समाज का कमज़ोर वर्ग होता है। तो एक तो ये हो गया जीएस-2। उसके बाद क्या जीएस-3 में भी आप जीएस-3 में भी आप जीएस-3 में भी देख सकते हैं। आप हम मैंने जैसा बताया आपको कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी को तो छोड़ दें आप आपदा प्रबंधन से इसे जोड़कर देख सकते हैं। आपदा प्रबंधन के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण उपाय के रूप में आपदाओं से बचने के लिए हमें इसे कोट किया जा सकता है। तो इस मिशन का केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया इन्हीं उद्देश्यों के साथ। और क्या था ये? किसके द्वारा शुरू किया गया? एक संस्था आएगा इम्पोर्टेंट, क्या है? प्रधानमंत्री की विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद, पीएमएसटीआईएसी। तो इसको ध्यान में रख लेंगे, इसके द्वारा अनुमोदित किया गया। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, स्वास्थ्य मामलों के संदर्भ में विज्ञान और प्रौद्योगिकी और इनोवेशन के संदर्भ में प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए ये जो संस्था है, काफ़ी इम्पोर्टेंट संस्था, काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रही है इस दिशा में। और क्या? स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों को परस्पर जुड़ी प्रकृति को पहचानते हुए महामारी के खिलाफ मजबूत तैयारी और एकीकृत रोग नियंत्रण लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो वही कि तैयारी पे काम होगा और क्या? नियंत्रण पे। मतलब जो सारे जो रूट कॉज है, बीमारी की समस्या, जो स्रोत है, उसकी भी पहचान, उसके बाद उससे बचाव के उपाय और उसके बाद उससे लड़ने के लिए, रिस्पॉन्स के लिए जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी हर तरह का, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन जो स्किल्ड फोर्स है, उस पे भी काम किया जाएगा। ये देखा मैंने, इसलिए ये जिक्र किया महामारी का, कोविड-19 महामारी का, कि उस दौरान हमने सबसे बड़ी चीज जो पाई कि उपलब्धता किसकी? डॉक्टर की उपलब्धता, हॉस्पिटल की उपलब्धता, दवाइयों की उपलब्धता। तो इन सारे पक्षों को इंटीग्रेट करके देखना होगा अगर हम लोग हेल्थ गवर्नेंस की बात करें, अगर इसे हमें सुधारना है ऊपर से लेकर नीचे तक, पूरे देश में अगर एक जैसा करना है तो दोनों पक्षों पे काम करना पड़ेगा कि स्किल्ड वर्कर भी चाहिए हमारे, मतलब स्किल्ड हेल्थ वर्कर भी चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, और उसके साथ-साथ जो रिसर्च से संबंधित चीजें हैं वो भी हमें चाहिए। तो चलिए हम लोग इसके अन्य आयाम पे देखते हैं। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्या है? विजन सबसे पहले तो वही बेहतर स्वास्थ्य पर परिणाम देना है हमें, बेहतर उत्पादकता, जैव विविधता के संरक्षण के लिए मानव कि मतलब विज्ञान का सर्वोत्तम यूज किया जाए, जिससे क्या हो? लाभ मिल सके, लाभ मिल सके और उससे क्या? जैव विविधता का संरक्षण किया जा सके। पशु एवं पर्यावरण को एक साथ लाकर भारत में एकीकृत रोग नियंत्रण तथा महामारी के खिलाफ तंत्र का निर्माण किया जाएगा। तो यही इसका मेन उद्देश्य है। कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग ह्यूमन को ही नहीं देखें बल्कि एनिमल को भी, उसके भी स्वास्थ्य में अगर समस्या होती है तो उसका इम्पैक्ट आप पे हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो भी तो है हमारे पर्यावरण में ना। मान लिया जाए अगर कोई बीमार, जैसे हमने देखा है कि बहुत सारे जूनेटिक डिजीजेज, हमने ये सुना है, ये हमने न्यूज टुडे के अन्य आर्टिकल, पहले वाले आर्टिकल, पहले भी सीरीज में जो है ना अंक में ये इसके बारे में चर्चा की। जूनेटिक डिजीजेज मतलब क्या? जो जानवर, जो पशुओं से फैलने वाले हैं। तो अगर पशुओं में अगर किसी भी प्रकार के वायरस या किसी भी प्रकार के रोग फैल रहे हैं तो वो हो सकता है कि मानव के साथ संपर्क में आने से वहां भी स्प्रेड कर जाए। हमने देखा है कि चूहों से आ जाते हैं, सुअर से आ जाते हैं, कुत्तों से आ जाता है, बंदरों से आए हैं बहुत सारी बीमारियां। तो यही इस कंसेप्ट का मतलब ये था कि पूरा का पूरा इंटीग्रेट करके, तो इसलिए मतलब क्या, मूल जो स्रोत है जिससे कि हम लोग पता कर पाए। तो यहाँ पे सबसे जो अभी चर्चा का विषय यहाँ पे बनेगा, आपको ध्यान में रखना चाहिए, जो संक्रामक रोग है उसके फैलाव को रोका जा सकता है। क्यों? क्योंकि भारत जैसी जो कंट्री है, भारत जैसा जो देश है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, यहाँ पे संक्रामक रोगों का विस्तार और उसका प्रभाव, दुष्प्रभाव काफी अधिक है। और खास करके हम लोग जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चरली जो है ना विकासशील राष्ट्र है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कम हुआ है, इस पे अवेयरनेस कम है। तो उसमें क्या कि मानव पशु संपर्क अधिक है, सफाई कम है और इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का नहीं है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो जिस कारण से इस प्रकार के रोग काफी देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए ये एकीकृत रोग नियंत्रण जो है ना, महामारी को रोकने में बहुत बड़ी
हमारी पहल हो सकती है तैयारी। कार्यान्वयन एजेंसी कौन होगी? आईसीएमआर, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। एंकर संस्थान कौन होगा? मतलब आगे ले जाने वाला राष्ट्रीय वन हेल्थ संस्थान नागपुर। तो इंपॉर्टेंट है ये फैक्चुअल पार्ट, ऐसे पूछा जा सकता है। अब क्या करेंगे, इसमें महत्वपूर्ण स्तंभ क्या है? सबसे पहले वही रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जैसा बोला कि जैव विविधता का सही उपयोग कैसे किया जा सकेगा या बेहतर स्वास्थ्य परिणाम कैसे आ सकते हैं, कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट किए जाएं कि जो भी रोग ज्यादा फैल रहे हैं या जो उस तरह के रोग हैं जो कि चैलेंज उत्पन्न कर रही है, तो उसके बारे में प्रॉपर हमारे पास जो डायग्नोस्टिक होनी चाहिए और क्या मतलब उसके बारे में उसके समाधान उपलब्ध होने चाहिए। तो वही है यहाँ पे बताया जा रहा है कि टीका, उसका डायग्नोस्टिक, चिकित्सा विधान, मतलब कैसे उसका उपचार किया जाए और आवश्यक साधन विकसित किया जाए। ये सब कैसे होगा? रिसर्च से होगा, हेल्थ और मेडिकल रिसर्च को बढ़ावा देने से। तो इसी से अधिक रोगों का उपचार पता चल पाएगा, उसके लिए दवाइयाँ खोजी जा सकेंगी, वैक्सीन खोजी जा सकेंगी। कोविड-19 से पहले वैक्सीन नहीं थी, कोविड-19 जो वायरस है, उसके लिए, कोरोना वायरस के लिए, अभी है। तो ये सब चीज़ों को और बढ़ाना पड़ेगा। नैदानिक तैयारी क्लिनिकल स्तर पे क्या? मतलब ग्राउंड लेवल पे एक तरह से देखभाल करने के लिए अब क्या करना है? तो करना ये है कि अवसंरचना और प्रतिक्रिया क्षमताओं पे, मतलब जब रोगी चल कर आ रहा है आपके हेल्थ सेंटर पे, तो वहां पे आपके पास क्या है कि कैसे आप रिस्पॉन्स करोगे इस तरह की स्थिति में। तो वो उस पे डिपेंड करेगा, मतलब कि आपकी स्थिति इंफ्रास्ट्रक्चर जितनी अच्छी होगी, आपके यहाँ जो स्किलफुल कर्मी है, स्वास्थ्य कर्मी, उसकी संख्या अधिक होगी, मतलब हेल्थ जो एम्प्लॉई हैं, मतलब हेल्थ जो वर्कर हैं, जैसे नर्सिंग स्टाफ कितनी है, डॉक्टर्स की संख्या कितने हैं और जो इक्विपमेंट वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कैसा है। हमने देखा है कोविड के समय में बहुत सारी चीजों की कमी दिखी। ठीक, डेटा समय का ये सबसे बड़ा क्या है कि डेटा का यूज करके अगर चीजें जो बड़ी बड़ी कंपनियां यूज कर रही हैं अपने सामान को बेचने के लिए, कि कहाँ से डिमांड है, कहाँ सप्लाई को पहुंचाना है, तो सप्लाई और डिमांड के मिसमैच का ही तो समस्या है। तो ये हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी बताई जाती है, ये भी तो वही है कि सप्लाई और डिमांड के बीच में। तो एक अगर फूड डिलीवरी करने वाली कंपनी अगर सप्लाई और डिमांड को बिग डेटा के एनालिसिस के साथ अगर वो समझ सकती है, तो यहाँ भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है कि कहाँ जनसंख्या का अधिक कंसंट्रेशन है, कहाँ हॉस्पिटल्स होना चाहिए, कहाँ पे किस तरह की व्यवस्थाएं की जानी चाहिए, कहाँ किस तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए अधिक से अधिक स्किल्ड वर्कर, स्किल्ड डॉक्टर या किस बीमारी का वहाँ पे ज़्यादा है। तो उस तरह की चीज़ें, दवाइयाँ और या वैक्सीन समय पे उपलब्ध होना चाहिए। तभी जाके बेहतर इलाज कर पाएँगे या बेहतर समाधान प्रस्तुत कर पाएँगे। तो इसमें क्या डेटा का यूज़ किया जा सकता है। यही लिखा हुआ है, बेहतर पहुँच एवं विश्लेषण के लिए मानव, पशु, पर्यावरण के स्वास्थ्य के मामले में डेटा व सूचना संपर्क कड़ियों को सुव्यवस्थित करना। कुल मिलाकर ये पूरा का पूरा डेटा जो है ना एनालिसिस करना, तभी जाके सबको जो है ना समान रूप से हम लोग ये कर पाएँगे। सुविधा दे पाए। सामुदायिक सहभागिता सबसे बड़ा जो रोल है, अगर रोगों का प्रसार को अगर की बात की जाए, तो रोगों के प्रसार में उससे रोकने के लिए, रोक लगाने के लिए सामाजिक स्तर पे अवेयरनेस, जागरूकता और क्या आपकी जो ड्यूटी है, उसका पालन करना, मतलब अनुपालन करना उसका बहुत ही आवश्यक है। तो उसमें आवश्यक है कि सामाजिक रूप से समाज भी सहभागी बने। तो इसीलिए क्या है निरंतर तैयारी की स्थिति बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित किया जाएगा। मतलब किसी भी प्रकार की आपदा की स्थिति में कैसे उसका समाधान किया जा सके, इसके लिए आवश्यक है कि समाज सामने आए। तो यही है वन हेल्थ के बारे में हम लोग लास्ट में देख लेते हैं क्या, कि यही एकीकृत और समन्वित दृष्टिकोण है। मतलब व्यापक रूप से हम लोग इसे देख रहे हैं और सारे पक्षों को एक साथ रखा गया है, रोग को भी, रोग के समाधान को भी, और जो उसमें जो महत्वपूर्ण पक्षकार है, समझ जो एजेंसीज है, इसका उद्देश्य क्या है? मनुष्यों, जानवर, पादप, पारिस्थितिकी तंत्र, सबके स्वास्थ्य को सतत रूप से संतुलित एवं अनुकूलित करना है, क्योंकि ये सब भी हम सुनिश्चित करेंगे तभी मनुष्य और जानवर को, पशुओं को बचा सकते हैं। भारत में वन हेल्थ दृष्टिकोण निम्नलिखित कारणों से आवश्यक क्यों? वही अनूठी जनसांख्यिकी है, बहुत काफ़ी विविधता है, भौगोलिक विविधता तो है, सांस्कृतिक रूप से विविधता है, खाने-पीने, रहन-सहन सब की विविधता है।
तो जिस कारण से क्या है कि जो विविधता है, वन्य जीवों में तो है ही, दुनिया की सबसे बड़ी पशुधन है। आबादी में एक भारत में है और दूसरा मानवाबादी का उच्च घनत्व है। इस तरह की चीज़ें जो है ना, हर तरह की चीज़ें हैं। हर तरह का समाज हमारे यहाँ है। तो इस विविधता से लड़ने के लिए एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाना होगा, जिसमें हम लोग प्रॉपर सॉल्यूशन दे पाएँगे तभी। और हालिया रोग प्रकोप वही कोविड-19 महामारी, मवेशियों में गांडा त्वचा रोग, एवियन इन्फ्लुएंजा का लगातार खतरा, ये सब हम लोग रेफरेंस के तौर पे ले सकते हैं, जिसके लिए आवश्यक है कि इस प्रकार का कोई एक राष्ट्रीय स्तर, अखिल भारतीय स्तर पे एक कोई कार्यक्रम हो, मिशन हो। चलिए। ये भी पर्यावरण से संबंधित इम्पोर्टेंट न्यूज क्या है? स्टेट ऑफ द क्रायोस्फीयर रिपोर्ट 2025। सबसे पहले क्रायोस्फीयर ये यूपीएससी परीक्षा में पूछा भी गया है। क्या क्रायोस्फीयर? क्या मतलब? वो ऐसी सतह जो हमेशा हिम चादर से मतलब आइस से ढकी होती है। ये कहाँ मिलेगा? ग्लेशियर वाले जगहों में, ऊंचे पर्वतीय स्थानों पे, ध्रुवीय क्षेत्रों में। ध्रुवीय क्षेत्रों में कहाँ? महाद्वीप पे भी, महासागरों पे भी। इस तरह की चीजें जो है ना हमें दिखने को मिलता है। क्रायोस्फीयर। तो क्रायोस्फीयर की बात जब हम लोग करेंगे, जहां पे परमानेंटली ये इस तरह की चीजें होती है, मतलब तो उसमें जो परमानेंटली जो जमा रहता है जो जगह, उसे परमाफ्रॉस्ट बोलते हैं। तो क्रायोस्फीयर की बात है, वही बर्फ मंडल की बात की जा रही है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इसके क्या आयाम है? इसी के संदर्भ में एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट क्या आई है? स्टेट ऑफ द क्रायोस्फीयर 2025 आइस लॉस ग्लोबल डैमेज। तो मैंने बताया डिफरेंट जगहों पे ये बर्फ की चादर हमारे पृथ्वी पे विद्यमान है, जिसका की इंपॉर्टेंट भूमिका है हमारे पृथ्वी एज ए इकोसिस्टम, उसे बचाए रखने के लिए, क्यों पिघले ना। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, और जिस कारण से इन पे खतरा है। चलिए देखते हैं। यही है अंतर्राष्ट्रीय क्रायोस्फीयर जलवायु पहल, इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव, इसी के द्वारा ही निकाला जाता है। ये इंपॉर्टेंट संस्था है, ये ध्यान रखेंगे। स्टेट ऑफ द क्रायोस्फीयर रिपोर्ट 2025 जारी की गई है इसके द्वारा। और इस रिपोर्ट में क्रायोस्फीयर यानी हिमांक मंडल, 5 प्रमुख घटकों में हो रहे परिवर्तनों की स्थिति और प्रभावों को उजागर किया गया है। सिर्फ इसमें यही बताया गया कि इसमें क्या चीजें चेंजेस हो रहे हैं। और ये 5 प्रमुख घटक क्या है? बर्फ की चादरें, पर्वतीय हिमनद, हिमपात, ध्रुवीय महासागर, समुद्री बर्फ तथा स्थायी तुषार भूमि। तो इसी की बात हमने अभी की। जहां-जहां ये बर्फ जमा है, डिफरेंट रूप में, सागर पे, महाद्वीपों पे, जहां परमानेंट है उसे परमाफ्रॉस्ट बोल दिया, ध्रुवीय जगह स्थानों पे। रिपोर्ट के की पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। की पॉइंट्स क्या हैं? सबसे पहला, बर्फ की चादरें, वो एक-एक करके देखेंगे कि बर्फ की चादरें जो है कहाँ पे मिलेंगे? ये ध्रुवीय क्षेत्रों में, ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में। हुआ क्या है? बर्फ की चादरों से बर्फ का कम होना, मतलब ये सामान्य सी बात है कि ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ा तो इससे ग्लेशियर पे प्रभाव पड़ा। ये हर जगह हुआ है ये। और इसमें देखा गया बर्फ की चादरें जो है कम हुई हैं, और एक डेटा है 1990 के दशक की तुलना में 4 गुना बढ़ गया है बर्फ का कम होना। इस सैटेलाइट डेटा के द्वारा ये चीजें प्रूव की जा रही हैं। और इससे होगा क्या? इससे होगा कि सीधे नदियों में जलस्तर बढ़ेगा, और नदियों में जलस्तर बढ़ने के कारण तटीय इलाके जो है, तटीय इलाकों में बाढ़ की संभावना होगी। और बाढ़ की संभावना के साथ-साथ ही क्या होगा कि जो लवणीय जल है, समुद्र का पानी है, खारा पानी है, वो वहाँ तटीय क्षेत्रों में जो वाटर बॉडी है, पहले से जो झील है, तालाब है, उसमें आके प्रवेश कर जाएंगे। जिससे क्या होगा? पीने के लिए मीठा पानी, खेती करने के लिए मीठा पानी, वो कमी हो जाएगा। अब इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देखोगे कि सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र है, वहाँ पे बहुत सारे आइलैंड ऐसे हैं जो खाली हो गए, माइग्रेशन वहाँ बहुत तेजी से बढ़ा है, पिछले कुछ द दशकों में। क्यों ऐसा हुआ? ये कारण उसका वही है, सी लेवल बढ़ रहा है, और वहाँ पे क्या हो रहा है? पानी की कमी हो गई है, जो पीने लायक पानी है। क्यों? क्योंकि लवणीय झील जो है, चीज़ें आ गई हैं। और उसके बाद क्या? उस सी लेवल के परिवर्तन से क्या होगा? सागर तल के परिवर्तन से हुआ क्या है कि वो बड़े पैमाने पे वहाँ पे अपरदन की प्रक्रिया भी हुई है, जिस कारण से वो जो छोटे-छोटे आइलैंड हैं, वो गायब हो रहे हैं। तो वो तमाम समस्याएँ वहाँ उभर कर आ रही हैं इस कारण से। तो इस तरह से ये चीज़ें हम देख सकते हैं।
दूसरे पॉइंट्स को भी देखते हैं, ये कुछ इसी तरह का पॉइंट है, क्या है? ध्रुवीय महासागर। तो जैसा मैंने बताया कि बर्फ कहाँ पे जमा हो सकता है? दूसरी तरफ ये बर्फ की बड़ी मात्रा जो है ध्रुवीय क्षेत्रों में महासागरों के ऊपर देखा जाता है, जो लगभग सालों भर जमी रहती है। कुछ समय के लिए वो खत्म होती है। मतलब डिफरेंट जगहों में डिफरेंट स्थिति है, कारण है उसके। तो उससे क्या हुआ है, ध्रुवीय महासागरों पे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से क्या हुआ है कि ऊष्मा और कार्बन अवशोषित करने की ध्रुवीय महासागरों की क्षमता कम हो रही है, और तथा वैश्विक महासागरीय जल धाराओं के परिसंचरण में इनकी भूमिका प्रभावित हो रही है। तो ये चीज जो समस्या है, और ग्रीन हाउस गैस सीधे जैसे बढ़ेंगे ग्रीन हाउस गैस, तो उससे क्या होगा, सागर की अम्लीयता बढ़ेगी, और सागर की अम्लीयता बढ़ेगी तो होगा क्या, जहां सागर पहले अवशोषण करता था कार्बन का और या अन्य ग्रीन हाउस गैसेस का, वहां चीजें विपरीत होने लगती है, मतलब उसकी क्षमता कम होने लगती है। मतलब स्थिति जो पहले चल रही थी, पूरा का पूरा चक्र, एक तो ये है, 2 बिंदु है यहाँ पे। दूसरा बिंदु क्या है कि महासागरीय जल धाराओं का जो परिसंचरण है, परिसंचरण मतलब कैसे होता है, आप समझो बात को कि महासागरीय क्या तरल बॉडी है, और तरल बॉडी में क्या, नीचे से ठंडा पानी, ऊपर से गर्म पानी जो है नीचे हुँ, ये ऊपर से गर्म पानी अगर हटता है सरफेस से, तो नीचे से ठंडा पानी ऊपर चला जाता है। इसी को अपवेलिंग कहते हैं। ये चीज़ें हमने पढ़ा है ज्योग्राफी में, भूगोल में, ये चीज़ें। और फिर उसके बाद ये ठंडा होके फिर नीचे जाता है, ये ऐसे, और नीचे ऐसे पैरेलली चलता रहता है। तो ये पूरा का पूरा एक चक्र है ना, ये चक्र है ये। ये यहाँ से नीचे जा रही है, यहाँ ऊपर जा रहा है। ये चक्र है ये इस तरह से। आप देखोगे अटलांटिक ओशन में एक टर्मिनोलॉजी, अटलांटिक मेरीडियोनल ओशनिक सर्कुलेशन, एएमओसी। मतलब यहाँ से अगर ये गल्फ स्ट्रीम या उत्तरी करंट जो है, वो आगे जाती गर्म धारा लेकर, और गर्म धारा लेकर जाती है वहाँ पे उत्तरी यूरोप की तरफ, जब जहाँ पे सतह जो है ठंडी होती है, ध्रुवीय स्थान है, सतह ठंडी होती है, और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बर्फ की चादरें होती है, जमी रहती है। तो जिससे, लेकिन ये गर्म धारा जैसे जाती है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है, मौसम खुल जाता है और सतह पे बर्फ कम हो जाता है। बर्फ कम होने से क्या पूरा प्रभाव है उसका, उसका प्रभाव जहाँ उस सागर तल पे हुआ कि बर्फ पिघल गई, जिससे आने-जाने का रास्ता मिल गया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुनिश्चित हो सकता है। आपने सुना होगा कि उत्तर तक जो है ना, रूस तक के जो तटीय बंदरगाह हैं, वो सालों भर खुले होते हैं इसी गर्म जल धारा के कारण। ये पढ़ा है हमने। इसका प्रभाव जो है तटीय यूरोप पे भी पड़ता है कि वो सर्दियों में भी उसको पर्याप्त गर्मी मिलती रहती है। ठीक है, क्लियर है चीज़ें? वहाँ से ये फिर अंदर नीचे जाती है, बैठती है ये ठंडी, ठंडी होने के लिए, और ये फिर ये पैरेलली इधर से चलता है। तो इसी को बोलते हैं क्या, ये पूरा सर्कुलेशन। तो ये सर्कुलेशन जितना अधिक चलता रहेगा, ये पूरा का पूरा जो टेम्परेचर एक्सचेंज का काम है, ये अटलांटिक महासागर के उत्तरी भाग की मैं बात कर रहा हूँ, ये चीज़ें चलती रहती हैं, जिससे क्या हीट एक्सचेंज भी तो हो रही है चीज़ें। अगर ये कमज़ोर हो गई, और कमज़ोर क्यों हुई? क्योंकि ये जो टेम्परेचर है, हीट का टेम्परेचर है, वो चेंज हो गया सागरों में, और ये कमज़ोर हुआ, तो क्या इसका प्रभाव ये पूरा का पूरा सागरीय तंत्र पे तो होगा ही होगा, साथ में इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, जैसे बोला ही जा रहा है कि एएमओसी कमज़ोर हो रही है, तो उसका प्रभाव क्या होगा? यूरोप के तापमान पे पड़ेगा। तो यही चीजें यहाँ पे बताई जा रही है कि वैश्विक महासागरीय जल धाराओं के परिसंचरण में इनकी भूमिका प्रभावित हो रही है, और ध्रुवीय महासागरों की क्षमता कम हो रही है, क्योंकि कार्बन अवशोषित करने की क्षमता। तो 2 जो महत्वपूर्ण काम थे, ये जो ध्रुवीय महासागरों का, वो कम हो रहा है, क्योंकि वही हमने मानवीय आर्थिक गतिविधियां, जीएचजी का एमिशन, यही चीजें हुआ। और इसी तरह से देख लो दूसरा भी, ये अंटार्कटिक ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, ये अंटार्कटिक में होता है, दक्षिणी ध्रुव में, जहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे क्या होती है, ये जो बहुत ज्यादा बर्फ है ना, ये दक्षिणी ध्रुव में बर्फ की चादर है दक्षिणी ध्रुव के पास। तो ये बर्फ जो है पिघलेगी, क्योंकि ग्लेशियर पिघल रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो अधिक बर्फ जो पिघलेगी, अधिक बर्फ के पिघलने से क्या होगा, यहाँ पे अधिक फ्रेश वाटर ऐड होगा, और वो ऐड होगी, वो नीचे जाएगी, वो नीचे जाएगी वो। तो इससे भी क्या होगा, चीजें जो सर्कुलेशन चल रहा था, वो चीजें जो है चेंज हुई, और जिससे वो फिर एक साइकिल बनेगी ऐसे, और यहां से फिर ऐसे ये ठंडी, ये
धारा ये उठेगी और इस तरह से ऐसी चीजें होती। यहाँ भी ये एक सर्कल जो है अंटार्कटिक ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, ये भी इसका भी कारण क्या हो रहा है? इसका कारण क्या है? यही बर्फ का पिघलना, सागरीय बर्फों का पिघलना या उसके आसपास जो कॉन्टिनेंट है, ये अंटार्कटिका जैसे, उनका पिघलना, जिसके कारण से पूरा का पूरा इकोसिस्टम चेंज हो रहा है। अन्य बिंदु उसी तरह से और कहाँ है? पर्वतीय हिमनद और हिम, जहां पे पर्वतीय क्षेत्रों में ग्लेशियर होता है। जैसे आप हिमालय क्षेत्र में देखो ग्लेशियर है, अल्पाइन आल्प्स के रीजन में ग्लेशियर है, ये भी पिघल रहे हैं समय के साथ। अब देखो 2000 से 2023 के बीच में विश्व भर में हिमनदों के प्रतिवर्ष लगभग 273 गीगाटन बर्फ पिघल गई है और हिमनदों के बर्फ की तीव्र गति से पिघलने का संकेत है, मतलब फास्टली, क्योंकि इतना अमाउंट का खत्म हो जाना, यही बताया जा रहा है कि तेजी से उन पे असर हो रहा है टेम्परेचर बढ़ने का। और इसके कारण क्या होगा? इसका कारण वही, आप सबसे पहले तो देखो कि जो नदियां हैं इससे निकलने वाली, माउंटेन से निकलने वाली नदियां, उसमें वाटर फ्लो बढ़ जाएगा एक। दूसरा क्या होगा कि चीजें, बाढ़ की संख्या। उसके बाद क्या है, वाटर फ्लो सिर्फ बढ़ेगी तो सिर्फ वाटर फ्लो ही नहीं बढ़ेगी, मलबा बढ़ेगी, वाटर फ्लो बढ़ेगी, और जिस कारण से होता है जल चक्र भी चीजें चेंज होंगी। तो क्या होगा, एक्सट्रीम इवेंट जो है ना वहां पे, वो प्रभावित हो सकती हैं, आ सकती हैं, ये चीजें हो सकती है। यह स्थिति अरबों लोगों के लिए जल, भोजन, आर्थिक और राजनीतिक सुरक्षा के लिए गंभीर संकट उत्पन्न कर रही है। और भी इसके साथ साथ समस्याएं हैं, जो हिमालय जैसे ग्लेशियर हैं, अगर वो पिघल जाते हैं तो वो चीजें, समुद्री बर्फ 1979 से अब तक आर्कटिक और अंटार्कटिक दोनों जगह को बात की जा रही है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, दोनों ध्रुवीय क्षेत्रों में समुद्री बर्फ का विस्तार कितना है? मोटाई और 40 से 60% तक कम हो चुका है। तो ये बहुत बड़ा ये डेटा है। आप इसे नोट कर सकते हैं इन डेटा को भी मोटा-मोटा, क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग में ये सब चीजें आपको एज अ रेफरेंस लिखने के लिए काम आती है। तो ये मैं इसलिए मार्क करके बता दे रहा हूं। प्रभाव इसका क्या होगा? जो समुद्री बर्फ पिघलेगी तो उसका सिंपल ये रीजन ये है कि आर्कटिक क्षेत्र का तापमान विश्व के अन्य क्षेत्रों की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है। यूरोप वाला एग्जांपल मैंने बताया कि जहां पे चीजें, जिस तरह की चीजें होनी चाहिए तापमान के हिसाब से, वो चीजें बदलेंगी। बर्फ पर निर्भर प्रजातियों के लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा, जो बर्फ के कारण ही उनका अस्तित्व है। सारी एक्टिविटीज उनकी जो है ना बर्फ के कारण ही है। जो बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं जो घर बनाती हैं उससे, उसके बाद क्या, जो वहां पे उस तरह की शिकार की एक्टिविटी करते हैं, इस तरह की चीजें, अगर वहां पे मैदान हो जाएगा इस तरह की चीजें, तो उनका जीवन जो है ना बड़ी तेजी से प्रभावित होगा। अब मौसम और महासागरीय जलधाराओं में परिवर्तन हो रहे हैं, तो जो अटलांटिक वाला जो हमने बताया, और उसका प्रभाव समुद्री जलस्तर में वृद्धि से जुड़े खतरे बढ़ेंगे। ऑब्वियसली नो डाउट एक्स्ट्रा पानी ऐड होगा, क्योंकि ग्लेशियर पिघले या बर्फ की चादर पिघले, वो सब ऐड होगा एक्स्ट्रा पानी के रूप में। ठीक है। अस्थाई तुषार भूमि, वही परमाफ्रॉस्ट, कुछ ऐसा स्थल भी है जो उसी रीजन में, ध्रुवीय रीजन में और उपध्रुवीय क्षेत्र में, जहां पे परमानेंटली जो है ना, परमानेंटली एक बर्फ की चादर जमी रहती है, इसी को क्या बोलते हैं? परमाफ्रॉस्ट। लेकिन क्या ये भी पिघल रही है, क्योंकि टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। इसके कारण क्या होगा, इसके नीचे से ये नॉर्मल मिट्टी यहां से निकलेगी, मृदा, और नॉर्मल मृदा निकलेगी तो एक समस्या नहीं है। समस्या क्या होगी कि ये इसमें जो बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीव हैं वो भी रिलीज होंगे। उसके बाद क्या रिलीज होगा? उसका रिलीज होगा ये जो जीएचजीज, ग्रीन हाउस गैस। क्यों? मीथेन आप कहां से निकलती है? मीथेन मिट्टी से, दलदली क्षेत्रों से, खेती वाली जमीन से, वहां पे क्या, जो जो भी हरा भूमि है, जहां पे जो है ना जैविक उपलब्धता है, घास की भूमि से मीथेन, तो ये सब क्या होगा, फिर से ये ऐड करेगा टेम्परेचर को ही बढ़ाने में, ये चीजें। तो ये खतरा यहाँ पे है, अगर ये परमाफ्रॉस्ट रीजन भी अगर पिघलता है तो। और सबसे बड़े महामारियों का खतरा भी बढ़ सकता है, कि बहुत सारे ऐसे वायरस दबे होंगे वहां पे, जो कि अभी तक हमारे विश्व में अभी तक आई भी नहीं है, जिसके बारे में तो जानकारी भी नहीं है। अभी जितने उपलब्ध है उनके बारे में ही, अधिकतर के बारे में नहीं जानकारी है। तो ये एक बड़ा एरिया है, 2,10,000 वर्ग किलोमीटर परमाफ्रॉस्ट पिघल चुका है। और क्या इसके प्रभाव, यही बताया गया कि जैविक कार्बन का, यही जैविक कार्बन जो जीव के कारण, मतलब कोई वनस्पति हो चाहे
पशुओं के कारण उत्सर्जन हो रहा है, उसकी मात्रा बढ़ रही है। इससे वैश्विक कार्बन संतुलन पर नकारात्मक असर पड़ेगा और गौरतलब परमाफ्रॉस्ट में वायुमंडल की तुलना में 3 गुना अधिक कार्बन जमा है। तो ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। चलिए, नेक्स्ट जो इशू है वो क्या आर्टिकल है, वो एक मुद्दा ही है बहुत बड़ा। और आज के समय में अगर बात की जाए तो प्रदूषण जो है वो हमारे समाज की और हमारे देश की विकासशील राष्ट्र, भारत जैसे विकासशील राष्ट्र के लिए एक सबसे बड़ी समस्या है। कंटेम्पररी इश्यूज में से हम लोग इसे देख सकते हैं और इसे पर्यावरण से आप जोड़कर इसे देखा जा सकता है और मानवीय स्वास्थ्य से दृष्टिकोण से। तो इसलिए पेपर 3 में इसको शामिल करेंगे इसमें। और इसमें क्या एक चीज और भी आएगा कि दिल्ली एनसीआर में ही ऐसा क्यों होता है, तो वो न्यूज आर्टिकल का हिस्सा नहीं है, लेकिन इस पर प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं, तो पेपर 1 से भी इसे जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि ये एक स्थान विशेष की जो है ना प्रकृति बनकर के कारण भी जो है ना ये चीजें यहाँ पे ज्यादा ट्रिगर हो रही है। चलिए देखते हैं क्या है। CAQM ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ग्रैप 3 लागू किया। देखिए, ये है एक कार्रवाई, मतलब ये एक्शन है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। और CAQM क्या है? एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, संरचना बना दिया गया, संस्था बना दी गई। किससे लड़ने के लिए? दिल्ली के प्रदूषण से लड़ने के लिए। और दिल्ली एनसीआर के, सिर्फ दिल्ली नहीं बोलेंगे, दिल्ली एनसीआर के। और दिल्ली एनसीआर में जो बात की जा रही है ये एविडेंस बेस्ड बात की जा रही है। ये सब वर्ड हमने सुना है कि साक्ष्य आधारित बात की जाए, ऐसे नहीं। साक्ष्य आधारित मतलब AQI का डेटा लिया जा रहा है। क्या लिया जा रहा है? AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, इसका डेटा लिया जा रहा है। और इसमें कैटेगरी है 1 2 3 4, मतलब खराब, अति खराब, सीवियर, इस तरह से, ऐसे। तो हम लोग अंतिम एकदम जो खराब कैटेगरी है उससे जस्ट एक पहले है। क्यों? क्योंकि जो दिल्ली का AQI है वो 400 प्लस है। कितना है? 400 प्लस। ये जब एक्शन लिया गया ग्रैप 3 लागू किए जाने का, तभी जो है जो कोट किया गया ये PIB के द्वारा वो 401 प्लस था वो चीजें। तो पूरा का पूरा न्यूज समझ गए। संस्था लगाने वाली मुद्दा क्या था? प्रदूषण। दिल्ली और दिल्ली के आसपास, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, ये जो आसपास दिल्ली एनसीआर का रीजन है उसमें। और संस्था जो है संस्था हमने ये साक्ष्य आधारित, तो साक्ष्य क्या है? AQI। और एक्शन जो ले रहे हैं हम लोग क्या है? ग्रैप का, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। मतलब कि जिस तरह की वायु गुणवत्ता खराब, उस तरह का ये भी, इसका भी कैटेगरी है 1 2 3 4। तो जो खराब की स्थिति में जो जिस तरह की स्थिति होगी उस तरह के एक्शन प्लान को लिया जाएगा। और इसमें भी क्या प्रतिबंध बढ़ते जाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, जिससे कि प्रदूषण कम हो सके। तो सिंपल यही है। तो अभी क्या है? ग्रैप 3 लगा हुआ है, मतलब जाहिर सी बात है हवा ज्यादा खराब है तो ज्यादा प्रतिबंध होंगे, है ना? यही चीज है। तो चलिए, गंभीर वायु प्रदूषण के कारण CAQM ने एनसीआर में ग्रेड रिस्पांस एक्शन प्लान का चरण 3 लागू कर दिया। यही खबर है, इसलिए हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं। ये अभी लगा है अभी, क्योंकि जैसे सर्दियां शुरू होती हैं और सामान्यतः अक्टूबर, मिड अक्टूबर से लेकर, और मतलब अक्टूबर के शुरुआती हफ्ते से लेकर मिड अक्टूबर तक ये चीजें शुरू हो जाती हैं और उसके बाद सर्दियों तक पूरा का पूरा ये इस तरह का चरम स्थिति में पहुंच जाती है चीजें। उसके बाद क्या इसमें होगा? क्या इसमें निर्माण, खनन, प्रदूषणकारी वाहनों पर प्रतिबंध, हाइब्रिड स्कूलिंग की व्यवस्था भी, मतलब सजेस्टिव जो भी है कि आप घर से बच्चों को स्कूल करवाएं, ऑनलाइन वगैरह, हाइब्रिड। और उसके बाद क्या ऑफिस वगैरह के भी टाइमिंग वगैरह चेंज किए जा सकते हैं। अगर मोड चेंज करवाना है तो ऑनलाइन, ऑफलाइन से ऑनलाइन किया जा सकता है, जिससे आने जाने वाले का जो उसके कारण जो वाहनों का प्रदूषण है वो कम हो। तो कुल मिला के यही है। तो इसलिए संस्था के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग क्या है? ये वैधानिक निकाय है। क्यों? क्योंकि 2021 में ये कानून बना दिया गया। ये कानून का नाम देख ले, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
अधिनियम 2021 के तहत स्थापित किया गया है। और ये काम क्या करेगा? दिल्ली एनसीआर और उसके आसपास के वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए स्थापित किया गया है। तो इसलिए जब भी इस तरह की घटना हो रही है, अभी कुछ दिनों पहले जो हम लोग अक्टूबर के सेकंड वीक में भी हम लोगों ने देखा, न्यूज़ भी हमने डिस्कस किया था, उसमें भी ये चीज़ें आई जब दिवाली के आसपास जो वायु गुणवत्ता खराब हुई थी उसके पहले। तो उसमें भी इस संस्था का नाम आया और उसमें भी ग्रैप प्लान को ये बात की गई थी। अब उसके बाद ग्रैप के बारे में पढ़ लेते हैं। ग्रैप क्या है? वही वायु गुणवत्ता सूचकांक के औसत स्तर पर आधारित क्या है? एक आपातकालीन प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, जो कार्रवाई की जाएगी उसको ग्रैप बोलते हैं। ये पूरा का पूरा सिस्टम है कि क्या इसमें करना है, क्या नहीं करना है। और इसमें क्या सबके लिए गाइडलाइंस है, सारे पक्षकारों के लिए। प्रशासन क्या करेगी, उससे जुड़े डिफरेंट एजेंसीज क्या करेंगे, जो बिजनेसेस हैं, जो इंडस्ट्रीज है वहाँ क्या होगा, जो सोसाइटीज है मतलब सोसाइटी में जो हम और आप जो नागरिक हैं उनके लिए क्या क्या चीजें हैं। तो सारे पक्षों के लिए ये चीजें होंगी और उनके समन्वय से ये चीजें चलेंगी। ठीक है। AQI का विभिन्न स्तर होगा, जैसे हमने बताया कि ये जो एविडेंस है, एविडेंस हमने बताया AQI के आधार पर, मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स के आधार पे, और इसके आधार पे डिफरेंट कैटेगरी बताया, खराब से लेकर अति गंभीर श्रेणी तक। तो जिसमें हम लोग जस्ट उसके पहले वाले स्टेज में हैं, मतलब जस्ट उसके पहले देखें। मतलब नीचे से ऊपर जैसे जाएंगे 1 to 4 जाएंगे तो खराब होता जाएगा। याद करने के लिए आप आसान भाषा में देख लें कि सबसे पहले स्टेज 1 होता है, दूसरा स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। तो ये क्या, यहाँ पे जो 3 में ये 3 लागू हुआ है ना, ग्रैप का 3 लागू हुआ है हमारे यहाँ। तो इसमें कितना AQI चाहिए? AQI 401 to 450, ये दिल्ली एनसीआर है। तो एकदम ध्यान रख लेंगे इसको। मतलब ये डिफरेंट स्टेशन पे इतना रिकॉर्ड किया गया होगा। तो हम लोग जस्ट अति गंभीर श्रेणी से जस्ट एक पहले हैं, तो हमारी स्थिति काफी गंभीर है। तो इस तरह से हम लोग देखिए, ये पूछा जा सकता है क्योंकि काफी चर्चा इसके बारे में हो गई। अब AQI में क्या क्या चीजें रखते हैं, मतलब हवा में क्या प्रदूषण का वगैरह चीजें, तो ये ध्यान रखेंगे। ये पहले भी डिस्कस किया गया है, ये हमने पर्यावरण में भी डिस्कस किया है। PM 2.5, PM 10, इस तरह की चीजें जो जो पदार्थ है और जो प्रदूषक हैं, हवा को वायु को प्रदूषित करते हैं, उनकी मात्रा का आकलन किया जाता है। तो इसका भी एक लिस्ट है, तो वो लिस्ट हम लोग देख सकते हैं कि किस किस लिस्ट के आधार पर ये AQI तैयार की जाती है। जिम्मेदार कारक क्या, इसी की बात मैं कर रहा था। ये मेंस परीक्षा में पूछा जा चुका है 2015 में ही, कि दिल्ली, मिलता जुलता प्रश्न है कि कारण पूछा गया कि दिल्ली, हालांकि जो सभी महानगरों में वाहनों का धुआं तो अधिक है, वाहनों की संख्या अधिक है, लेकिन दिल्ली में प्रदूषण का स्तर ऐसा क्यों है? ऐसा कुछ प्रश्न पूछा गया, मतलब दिल्ली कैसे अलग है, क्यों अलग है? तो यही कारण था। तो दिल्ली में डिफरेंट रीजन है। डिफरेंट रीजन मतलब क्या? एक तो उसकी लोकेशन, अवस्थिति, अवस्थिति सबसे बड़ी समस्या है। दिल्ली की स्थिति क्या है? दिल्ली की स्थिति है, ये सागर से दूरी आप देखो, इसे बोलते हैं महाद्वीपीयता का प्रभाव। मतलब क्या, सागर से दूरी होने के कारण क्या होती है कि जो फ्रेश एयर है उसका एक्सचेंज नहीं होता वहां पे। फ्रेश एयर मतलब क्या, सागर तटीय इलाकों में आप चले जाओ, मुंबई में चले जाओ, बेंगलुरु में चले जाओ, वहां का मौसम क्या होता है? सुबह दिन में कुछ, शाम को कुछ। यही चीजें है ना कि सागर से आने वाली पवने और इधर से जाने वाली पवने, ये चीजें चेंज होता रहता है, ये हमने पढ़ा है। जो दिल्ली में नहीं हो पाता। हवा जो है ना वहीं पे बैठ के स्थिर हो जाती है। और एक कारण तो ये हो गया, ये हो गया इसका स्थलाकृतिक टोपोग्राफिक रीजन। इसमें यही बताया गया कि सिंधु गंगा के मैदान के बेसिन का प्रभाव, प्राकृतिक बाधाएं, मतलब ऊपर में क्या हिमालय है, इधर से ब्लॉक, और इधर से दूरी सागरों से, तो ये पूरा का पूरा ट्रैप होके रह जाती है यहाँ पे ये चीजें। अब पूरा ये प्लेन एरिया है, अब ये प्लेन है इतना बड़ा क्षेत्र, तो उसमें क्या, जैसे सर्दियां बढ़ती हैं तो टेम्परेचर डाउन होना शुरू हुआ। टेम्परेचर डाउन हुई तो हमने ये भूगोल में पढ़ा है, एक बहुत महत्वपूर्ण परिघटना होती है, क्या होती है? टेम्परेचर इन्वर्जन।
तापमान व्युत्क्रमण, ये कुछ और नहीं होता है बल्कि क्या है कि सामान्यतः क्या होता है यहाँ पे, जैसे-जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं, मतलब धरती से ऊपर जाते हैं, उसमें क्या होता है तापमान घटता है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे क्या ये उल्टा हो जाता है। मतलब नीचे ठंडा और ऊपर क्या गर्म, घटने के बजाय बढ़ जाएगा। तो ये ऐसा कब होगा? ऐसा ये होता है सामान्यतः कब होता है यहाँ पे जो ठंडी सतहें होती हैं, जिसके कारण से जो उससे लगा हुआ जो वायु है ना, वो ठंडी हो जाती है ज़्यादा। और ये जो अब ये एक सतह ये हुआ लेवल 1 और लेवल 2, तो अगर ये सतहें ठंडी है, ये धरती है, तो ये कब होगी? जो शीतकाल में अगर देखेंगे हम लोग, शीतकाल में से लिखो, शीतकाल में सामान्यतः ऐसा स्थिति होगी कि जब धरती ज़्यादा ठंडी हो जाएगी, जिस कारण से उससे लगी हुई वायु जो है ठंडी हो जाएगी और जिस कारण से क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा? टेम्परेचर लो हो जाएगा और यहाँ पे इसकी तुलना में टेम्परेचर ये अधिक होगा। तो इसी को क्या बोलेंगे? टेम्परेचर इन्वर्जन, तापमान व्युत्क्रमण। तो इससे होगा क्या? हवा जो है ऊपर नहीं उठ पाएगी, मतलब एकदम शांत दशाएं हो जाएंगी, शांत दशाएं। तो फिर से क्या हो गया? समस्या बढ़ गई ना। एक तो बाहर से हवाएं नहीं आ रही हैं चल के, दूसरा क्या ये स्थान में भी ऐसा हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर बना हुआ है और ये हवाएं यहीं पे रुकी हुई है, यहाँ पे रुकी हुई हैं। तो जिस कारण से क्या हुआ, और ये जो है ना हवा और गंदी होती जाएगी। और गंदी क्यों होती जाएगी? क्योंकि नीचे से सोर्स भी, हम लोग भी इसमें वाहनों का धुआं ऐड होता जा रहेगा। तो मतलब सारी समस्याएं एक साथ आ गई यहाँ पे दिल्ली के पास। एक तो भौगोलिक जलवायविक दशाएं, भौगोलिक अवस्थिति, जलवायविक दशाएं और मानवीय आर्थिक गतिविधियां। क्योंकि हमने सोर्स भी तो जारी रखा ना साथ में, कि एक तो हवाएं यहाँ पे रुक गई और हमने नीचे से सोर्स भी बनाए रखा लगातार, वाहनों का धुआं, इंडस्ट्री पॉल्यूशन, इस तरह से सारी चीजें इसमें। तो यही है मौसम संबंधी कारक, इसमें तापमान व्यतिक्रमण हो जाएगा, पवन की कम गति हो जाएगी। और समस्या सबसे बड़ी क्या, प्रदूषण क्यों बढ़ जाएगा कि ये बढ़ाते जाएंगे तो ये सारा जो कंटेंट है, लेड और जितनी भी चीजें हैं जो पॉल्यूशन है, सब इसी में तो जा रहा है। तो ये सब सारा जो ऊपर की जो वायु है वो क्या हो जाएगी? प्रदूषित हो जाएगी, क्योंकि उसमें चेंज तो हो ही नहीं रहा है। इसीलिए आप सामान्यतः देखोगे जब इस तरह का स्पेल आता है, 5-6 दिन खराब रहती है, तो उस अचानक से अगर हवा चल जाए या वर्षा हो जाए, तो लोग बोलते भी कि वर्षा हो जाए काश। तो उसके बाद चीजें थोड़ी साफ हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसलिए क्योंकि ये हट जाती है और फ्रेश एयर आ जाती है। तो यही चीज है यहाँ पे समस्या दिल्ली में। तो हम लोग देखेंगे कि प्रदूषण का कारण सोर्स जो मैं बता, पराली जलाना, वाहनों का औद्योगिक उत्सर्जन, तो ये बड़ी समस्या है दिल्ली के लिए। तो ये यहाँ पे केस स्टडी भी है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस स्टडी है बीजिंग का, हमारे पड़ोस के राष्ट्र में। वहां भी चीजें इस तरह की थी, लेकिन इतना ज्यादा खराब नहीं था, लेकिन था। और इससे भी महत्वपूर्ण ये है कि जो उन्होंने उपलब्धि हासिल की, जो इन्होंने सुधारा है, सुधार कैसे किया? 2015 में वहां पे एक्यूआई कितना था? 144, और 2024 में कितना कर दिया? 92। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसमें भी इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके चले हैं वो लोग। हर तरफ सारे स्टेक होल्डर को मिला के एक इंटीग्रेटेड प्लान बनाया गया और डेडिकेटेड तरीके से जो है ना इसको खत्म किया गया, ये 9 सालों में इसे, और इतने लेवल पे लाया गया। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये केस स्टडी इसमें कोट किया जा सकता है, मेंस आंसर राइटिंग में इसे लिखा जा सकता है। तो चरणबद्ध तरीके से दीर्घकालिक रणनीति के द्वारा सबकी भागीदारी थी, स्थानीय शासन, जन भागीदारी, स्थिर विनियमन का संयोजन, 3 चरणीय प्रदूषण रोधी योजना, इस तरह से चीजें जो कि पहले से चली आ रही थी। उसका लक्षित स्रोत नियंत्रण, जहां से स्वच्छ ऊर्जा, मतलब क्या, जो सोर्स है उस पे भी काम किया जाए, मतलब जो आप यूज कर रहे हो ऊर्जा का सोर्स, उस पे भी काम किया जाए। और क्या, जो चीजें हो रही हैं जिसको आप प्यूरिफाई कर सकते हो, सुधार सकते हो। तो इसलिए देखो आप, स्वच्छ ऊर्जा, वाहन उन्नयन, मतलब आप जो वाहन है उसमें भी आप काम कर सकते हो जिससे कम धुआं छोड़े। उसके बाद धुआं अगर जा चुका है तो उसका भी उपाय किया गया है। आपने सुना होगा कि जगह 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 पे जो है ना, वाहनों जो धुआं को कम करने के लिए, वाहनों से धुआं को कम करने के लिए मशीन लगाए जाते हैं। इस तरह की चीजें जो है ना, काफी उपलब्धियां वहां पे, मतलब डेवलपमेंट वहां पे दिखा है। उसके बाद क्या, कोयला ताप विद्युत संयंत्रों, परिवहन, औद्योगिक निर्माण से उत्सर्जन में कटौती का लक्ष्य, ये सारी चीजें की गई। क्षेत्रीय सहयोग और निवेश को भी बढ़ाया गया है, मतलब इन्वेस्टमेंट, बाकायदा इन्वेस्टमेंट की गई, बड़ी प्लानिंग की गई, जिसके कारण से तब जाके ये क्या सुलभ हो पाया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है चीन में।
हाँ, चलिए हमारा जो 4th न्यूज़ आर्टिकल है, वो है ग्लोबल कूलिंग वॉच 2025 रिपोर्ट। तो ज़ाहिर-सी बात है, ग्लोबल टेम्परेचर से संबंधित ही है ये रिपोर्ट। और ये क्या इम्पोर्टेंट संस्था आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, यू यूएनईपी के द्वारा द फ्री डिग्रीज हाउ सस्टेनेबल पैसिव फर्स्ट कूलिंग कैन सी लाइफ। इस तरह से हम लोग ग्लोबल कूलिंग वॉच को रिपोर्ट इम्पोर्टेंट है। और क्या ये इम्पोर्टेंट इसलिए है, यूएनईपी तो है ही, इसमें बात की जाएगी जो कूलिंग से संबंधित, जो हम लोग अपने आप को ठंडा करने के लिए, अपने आवास को और अपने आसपास के क्षेत्रों को ठंडा करने के लिए जो इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, जो ऊर्जा यूज कर रहे हैं, जो और जो अन्य जो उपाय किए जा रहे हैं, उस पे बात किया जाएगा। एक्चुअली इस पे यही है कि शीतलन तकनीकों को अपनाने पे बात है ये। और इसमें कुछ ऐसा क्या किया कि ऐसा सस्टेनेबल टेक्निक आप अपनाएं कूलिंग करने के लिए, मतलब ऐसा एसी, फ्रिज, ये सब चीजों को यूज करें जो सस्टेनेबल हो। तो कुल मिलाकर बस के यही है। और इसमें इसका उद्देश्य ये है कि उन संधारणीय शीतलन समाधानों का उल्लेख किया गया जो 2025 तक शीतलन से होने वाले अनुमानित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के नाटकीय रूप से कमी ला सकते हैं। तो 2050 तक, ठीक है, क्लियर है। ये यहीं पे बात कर लेते हैं कि अभी कॉप 30 हुआ। कॉप 30 कहां हुआ? ब्राजील में। तो उसके साथ साथ हम लोग जोड़ के देख सकते, क्यों? क्योंकि उसके साथ साथ क्या, तापमान को कम करना है, इस पे चर्चा हुई। तो इस दृष्टिकोण से ये काफी इंपॉर्टेंट होगा ना, कि तापमान को कम कैसे करना है। और उसमें ही चर्चा हो गई उससे पहले से, कि उसी मंथ से और उसके पहले से डिफरेंट रिपोर्ट जो आए, कि जिस तरह से जो 2030 का टारगेट था तापमान कम करने का, एमिशन को कम करके तापमान को कंट्रोल करने का 1.5 डिग्री सेल्सियस, वो चीजें उससे हम लोग फेल हो चुके हैं। और जिस तरह से हम लोग बढ़ रहे हैं, तापमान को बढ़ा रहे हैं, हम लोग इमिशन को बढ़ा रहे हैं, उत्सर्जन को नहीं रोक पाए हैं, उस तरह से इस सदी के अंत तक 2.8 डिग्री सेल्सियस तक, 2.5 से 2.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएंगे। तो इसलिए हम लोगों को हर स्तर पे काम करना होगा। एक तरफ क्या, कार्बन उत्सर्जन भी कम करना होगा, और दूसरी तरफ क्या, ऐसे टेक्नोलॉजी पे काम करना होगा जो कम से कम एनर्जी तो कंज्यूम करे ही, साथ में क्या, उष्मा का, हीट का जो है ज्यादा कम उत्सर्जन करे। ठीक है, तो जिसमें कूलिंग जो टेक्निक हम लोग यूज कर रहे हैं डिफरेंट पर्पज से, उस पर काम करना होगा। तो उससे संबंधित ही ये है कि रिपोर्ट में क्या, शीतलन तकनीकों के मांग में वृद्धि। तो ऑब्वियसली जनसंख्या बढ़ी, नगरीकरण बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, तीनों चीजें हुई। जनसंख्या भी बढ़ी, नगरीकरण भी हुआ और टेम्परेचर। आज देखोगे गांव गांव में भी एसी आप देखोगे हर घर में है लगभग, जो अफोर्ड कर सकता है। और शहरों में तो है ही। अब तो गांव में की बात, जहां पे गांव का टेम्परेचर अपेक्षाकृत कम था, क्योंकि वहां पे हरियाली अधिक थी, सिंपल, कंक्रीटाइजेशन कम था, इस तरह से चीजें थी। लेकिन वहां भी आप देखोगे ठीक ठाक संख्या में आप देखोगे, या टीयर 2 टीयर 3 टाउन में, इस तरह से। तो ये बड़ी समस्या है। एक डेटा दी हुई है यहाँ पे, कि जहां 2022 की 22 टेरावाट थी, वहीं पे क्या 2025 तक 50 तक क्या है, 68 टेरावाट। यही है, उनकी मांग में वृद्धि जारी रहती है। तो वैश्विक शीतलन उपकरणों की क्षमता की 22 टेरावाट से बढ़कर कितनी हो जाएगी 2050 तक, 68 टेरावाट। तो ये जो है ना चीजें बढ़ाएगा ही, चीजें टेम्परेचर को ऐड ही करेगा, 3 गुना वृद्धि हो जाएगा लगभग। नीतियों की कमियां मतलब क्या, ये जो कूलिंग जो कोलिशन बनाया गया है, इस चीज, ये टिकाऊ उपकरण पे काम करने के लिए, इसमें मात्र जो है 54 देश ही आए हैं संधारणीय शीतलन समाधान को पूरी तरह से अपनाने वाले, मात्र 54 राष्ट्रीय हैं। और कई देशों की नीतियों में तो इनका उल्लेख भी नहीं है। आप देखोगे भारत जैसे देश में कोई भी इक्विपमेंट लेने जाओ, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, उसमें स्टार रेटिंग होती है। तो उसका मतलब यही होता है, आप देखना कि कितना रिलीज करता है, कितना एनर्जी कंज्यूम करती है और कितना हीट रिलीज करेगी, ये इस तरह से चीजें, वो सब कार्बन एमिशन और एनर्जी के कंजम्पशन पे बेस्ड होती है चीजें, जो स्टार रेटिंग होती है ये चीजें। बढ़ती भीषण गर्मी, टेम्परेचर नो डाउट बढ़ रहा है, आईपीसीसी की रिपोर्ट है। तो ये चीजें हैं, हीट वेव्स की संख्या, लू जैसी संख्या, लू जैसी परिघटना, इसमें वृद्धि होगी इसमें, क्योंकि टेम्परेचर हमने देखा है, ये जो वर्ष गया, ये जो दशक गया सबसे गर्म दशक में से है। तो ये चीजें
बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। जिस कारण से क्या हुआ कि हम लोग देख रहे हैं कि अनुपात जो है सदी के अंत तक बढ़कर 48 से 76% तक हो सकता है। यही कि जो 30 विश्व की 30% आबादी इस घातक उष्मीय तनाव का सामना कर रही है। और ये संख्या कितनी हो जाएगी? 30 से 48%, जो विश्व की आबादी अभी जो घातक गर्मी का शिकार हो रही है 48 से 76, और जितना अधिक बढ़ेगा, यहाँ से डिमांड अधिक बढ़ेगी। जो कूलिंग जो डिवाइसेज़ हैं, और ये समस्या शहरी ऊष्माद्वीप प्रभाव और लू जैसी समस्या, ये सब हमने देखा है, ये हमने। चलिए, समाधान क्या है प्रस्तावित? समाधान यही है कि वही जैसे मैंने गाँव का उदाहरण लिया, तो परंपरागत जो शीतलन तकनीक है, उस पे ध्यान दिया जाए, अधिक से अधिक पेड़ लगाया जाए, बिल्डिंग को ऐसे बनाया जाए जिस सस्टेनेबल, जैसे जिसमें कि हवा के आने-जाने का, वेंटिलेशन की सुविधा हो। इस तरह की चीज़ें जो, या बिल्डिंग में जो मटेरियल यूज़ किया जा रहा है, वो तापमान को क्या करे, तापमान को अवशोषित कम करे, मतलब टेम्परेचर बनाया जाए। ऐसे बिल्डिंग मटेरियल भी आज आज आ चुके हैं जो कि गर्म कम हो रहे हैं। तो उसमें टेम्परेचर कम हो, ऑब्वियसली जो है ना, हमें क्या होगा, एसी की कम ज़रूरत होगी। ऐसा राजस्थान में एक स्कूल भी तो बनाया गया अंडाकार शेप का, जिसमें आप देखो कि राजस्थान की गर्मी में जो है ना, आप गूगल कर सकते हैं, ये अच्छा केस स्टडी है कि वहाँ पे जो है ना, इस तरह के कोई भी इक्विपमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो वो मॉडल बन सकता है अन्य शहरी इलाकों में। या इस तरह के आप देखोगे एसी के रिप्लेसमेंट के तौर पे बहुत लोग मिट्टी के बर्तन या जो सुराही का कांसेप्ट है वो यूज़ किया जा रहा है। तो इस तरह की जो परंपरागत तकनीक है उससे बने बहुत सारे स्टार्टअप भी हैं। मैं सुराही डायरेक्ट बोल रहा हूँ, जो सुराही को ठंडा करने के लिए जो मैकेनिज़्म होता था उस पे आधारित मिट्टी के टाइल से या जिससे एक बनाया गया है, और उस पे काम भी कर रही हैं बहुत सारी कंपनियाँ। कि वो नेचुरल एसी के तौर पे काम करेगा। तो इस तरह से चीज़ें काम की जा सकती है, जिससे टेम्परेचर को कम किया जा सके, घर को ठंडा रखा जा सके। कम ऊर्जा खपत वाली शीतलन तकनीकों का उपयोग, ऑब्वियसली जो है टेम्परेचर तो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट। तो इसलिए क्या है, उत्सर्जन कम होगा, और मशीन भी ऐसा हो जिसमें जो है ना टेम्परेचर की एनर्जी की कम खपत हो, बिजली की कम खपत हो। स्टार रेटिंग देखना इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है आजकल। सर्वोत्तम ऊर्जा दक्षता वाली तकनीकों को अपनाना। ऊर्जा दक्षता वही बताता है स्टार रेटिंग में क्या, कि ऊर्जा दक्षता इसकी कितनी है। तो ये चीज़ यहाँ पे एनर्जी एफिशिएंसी, मतलब एनर्जी खर्च कितनी कर रही है। कम एनर्जी में ज़्यादा पोटेंशियल वो दे रहा है। तो ये चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। ये कंप्रेसर और उच्च दक्षता वाली प्रणालियों को अपनाना चाहिए। इसकी नियमित रूप से क्या, रख-रखाव करनी चाहिए। रख-रखाव भी, मेंटेनेंस क्या, अगर गंदा हो रहा है आपका एसी, तो इस तरह से जो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, आपके पर यूनिट कंजम्पशन बढ़ जाएगी। घाटा तो है ही नो डाउट, लेकिन उससे क्या, हीटिंग भी ज़्यादा उससे बढ़ रहा है। वो फेंकने वाला जो हीट है वो बढ़ रहा है। तो इस सब चीज़ पे ध्यान दिया जाना चाहिए। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का चरणबद्ध रूप से उपयोग समाप्त करना। वही कि हम ऐसा जो उत्सर्जन कर रहे हैं उस पे भी ध्यान देना चाहिए। मतलब जो गैस ठंडा करने के लिए कर रहे हैं, कूलिंग के लिए, वहाँ पे जो गैस है जिसका प्रभाव क्या है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल अधिक है, उसे हटाना चाहिए उसे। एचएफसीज़ अभी यूज़ हो रही हैं अभी, तो वैश्विक ताप वृद्धि क्षमता इसकी भी क्या है, अधिक है। तो इसके स्थान पे ऐसा करना चाहिए जो इससे कम हो, सिंपल। हुँ? अब यही मैं लास्ट में यहीं से बात हमने स्टार्ट किया था कि ब्राज़ील में हुआ कॉप 30, वहाँ पे बात की गई कि ग्लोबल टेम्परेचर को कैसे कम करना है, जिससे कि हम लोग पीछे रह रहे हैं। तो इसलिए जो कूल कोalition जो इनिशिएटिव है, बेसिकली यूएनईपी और की कूल कोalition और कॉप 30 के अध्यक्ष ब्राज़ील की संयुक्त पहल है। ब्राज़ील और यूएनईपी की कूल कोalition, ठीक है? दोनों ने मिलकर ये ध्यान रखें, उद्देश्य क्या है? सबको एक मंच पे लाना, शहर, सरकार, उद्योग, वित्तीय संस्थान, सबको एक मंच पे लाना, उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय शासन को बढ़ावा देना। यही है, समान रूप से शीतकालीन तकनीकों की उपलब्धता, जिससे कि हर जगह इस तरह के तकनीक को बढ़ावा दिया जाए। और मुख्य बल क्या है कि परंपरागत हो, अधिक से अधिक इको फ्रेंडली उपाय ढूंढे जाएँ और प्रकृति आधारित शीतलन पद्धति का उपयोग किया जाए। जिससे क्या है, कम वैश्विक तापमान वृद्धि क्षमता वाली तकनीकों की सार्वजनिक खरीद को प्रोत्साहन दिया जाए। यही, और शहरी ताप वृद्धि से निपटने की योजना बनाना और सुदृढ़ समुदाय को लिए, तो सबसे बड़ी समस्या आज यही है कि शहर हमारा गर्म हो रहा है।
क्यों? कि कंक्रीटाइजेशन बढ़ा है, पेड़ कम हो गए हैं, तो इस सब पे काम करना और क्या तापमान बढ़ रहा है तो हमने देखा एक तरफ सी लेवल चेंजेज़ हो रहे हैं, दूसरी तरफ एक्सट्रीम इवेंट बढ़ रहे हैं, तो इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पे पड़ता है इस पे? मैंने अभी सुंदरबन का एग्ज़ाम्पल दिया, सबसे वहाँ माइग्रेशन बढ़ गया है, तो वहाँ सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पे पड़ेगा? कमज़ोर वर्ग पे। तो जो सुवेद समुदाय हैं, उसकी रक्षा के लिए जो है ना, भी समावेशी शीतलन समाधान विकसित किया जाना। तो हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। क्या है ये? अगली पीढ़ी की बैटरी प्रौद्योगिकियां। बैटरी स्टोरेज सिस्टम से संबंधित ये न्यूज़ आर्टिकल है। उससे संबंधित नई टेक्नोलॉजी और नए सोर्स पे आधारित जो बैटरी निर्माण की प्रक्रिया चल रही है देश में, पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप करने की बात की जा रही है, उससे संदर्भित ये न्यूज़ आर्टिकल है। क्यों? क्योंकि अभी तक हम लोग बात किसकी करते आए हैं? लिथियम आयन बैटरी की। उसमें बहुत सारे चैलेंजेज़ हैं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से, उपयोगिता के दृष्टिकोण से, दक्षता के दृष्टिकोण से। ये कहा जा रहा है कि ये जो नया आया है वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी, इसी की बात की जाए, डेवलप किया गया भारत में, जिसपे ये न्यूज़ आर्टिकल है। वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी सुरक्षा के दृष्टिकोण से, उपयोगिता के दृष्टिकोण से, दक्षता के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा होगा और एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में उभर सकता है। क्यों? क्योंकि इसे एक रणनीतिक दृष्टिकोण से भी हम लोग देख सकते हैं इस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को, क्योंकि लिथियम जो सब्सटेंस है, जो पदार्थ है, उसपे क्या हम लोग सप्लाई चेन पे देखते हैं कि सप्लाई चेन पे कुछ एक राष्ट्रों की ही पकड़ है लिथियम की। तो उसकी जो कंटीन्यूअस आपूर्ति है, उस पे प्रश्न चिन्ह लगा रहता है हमेशा। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती का विषय है। भविष्य में अपनी जो ग्रीन एनर्जी के जो लक्ष्य है, उसको बढ़ा पाने में। तो उसके विकल्प के रूप में भी इसे देखा जा सकता है। और बाकी सुरक्षा और उपयोगिता दक्षता वाली बात तो है ही। और इसे डेवलप किसके द्वारा किया गया है? एनटीपीसी नेत्रा। तो बेसिकली ये एनटीपीसी का ही आर-एन-डी विंग है ये, और नोएडा में ही एस्टेब्लिश्ड है ये संस्था। तो एनटीपीसी नेत्रा के द्वारा ये भारत का सबसे बड़ा और पहली एमडीओएच पैमाने की वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो प्रणाली का उद्घाटन किया गया है। और जो बैटरी की बात करेंगे तो 2 तरह के होते हैं। एक तो क्या मैंने बताया कि ये रेडॉक्स फ्लो और एक सॉलिड। मतलब क्या? इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हमने ये पहले भी पढ़ा है विज्ञान किताबों में कि बैटरी में क्या 2 तरह के सब्सटेंस होते हैं। 2 तरह के पदार्थों का यूज़ किया जाता है और उसमें क्या एनोड और कैथोड, मतलब प्लस और माइनस इस तरह से है। और ये इस तरह से ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को यूज़ किया जाता है, तो कहीं तरल होती है चीज़ें और कहीं क्या होती है, ये हमने ड्राई सेल में भी देखा है। ड्राई सेल का मतलब क्या? जो हमने टीवी रिमोट और इस तरह से चीज़ों में यूज़ करते हैं। तो उसमें भी 2 चीज़ें होती हैं उसमें, और एक केमिकल भरा जाता है। अभी हम लोग बात करेंगे लिथियम आयन बैटरी की बात करेंगे। तो लिथियम आयन बैटरी में लिथियम के साथ ही ये ऑक्साइड वाला जो है ना, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट मतलब लिक्विड भरा जाएगा। एक यहाँ पे लिथियम और ग्रेफाइट के साथ में जो है ना, चीज़ें जो है ना, मटेरियल यहाँ पे भरा जाएगा। दोनों तरल होंगे, लिक्विड होंगे, फ्लो। और इसके बीच में जो है ना आयन्स का फ्लो होगा, आयन का फ्लो मतलब इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है? इसका फ्लो होगा। यही पूरी की पूरी प्रक्रिया है जिससे बिजली स्टोर की जाती है, ऊर्जा जो है ना उत्पन्न हो सकती है। यही है ना केमिकल एनर्जी से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, ये हमने पढ़ा है। यही सिस्टम है यहाँ पे, तो इसी की बात की जा रही है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? मटेरियल चेंज होगा। यहाँ क्या होगा? वेनेडियम रेडॉक्स। यहाँ पे लिथियम था, यहाँ पे वेनेडियम रेडॉक्स। और रेडॉक्स क्या होता है? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। यही मैंने बताया कि यहाँ पे क्या ऑक्सीजन लेने की और ऑक्सीजन को मुक्त करने की, यही चीजें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया हमने विज्ञान में पढ़ा है। तो लेकिन नया बस यही है कि यहाँ पे पदार्थ जो है चेंज हो गया। क्या हो गया? वेनेडियम हो गया लिथियम से। तो ये क्या होगा? नया विकल्प हमें देगा लिथियम के विकल्प के रूप में। और क्या? ये क्षमता अधिक बताया जा रहा है इसकी, अधिक ऊर्जा स्टोर करके रखने की क्षमता। उसके बाद क्या? रिस्क ही कम है इस तरह से। तो जिस कारण से क्या है कि इसकी ग्रिड में के साथ कनेक्टिविटी भी अच्छी है। तो इस कारण से इसलिए ये चर्चा में है। चलिए उसी के बारे में, फ्लो बैटरियों के बारे में हम लोगों ने देखा कि अपचयन और ऑक्सीकरण पे आधारित होगी, अभिक्रिया द्वारा संचालित होती है। आयंस का जो है ना मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रोलाइट होती है जिसके बीच में
मेम्ब्रेन होती है यहाँ पे, और जिसके इधर-उधर जो है उसका मूवमेंट होता है आयंस का, इलेक्ट्रॉन का। इसी को बोलते हैं क्या? सेपरेटर। इसको क्या बोलते हैं? सेपरेटर। और दोनों में तरल पदार्थ यहाँ पे कंटेनर में भरा रहता है। जहाँ पे लिथियम होता था, वेनेडियम होगा। तो ये चीजें, ये प्रक्रिया, ये फ्लो बैटरियों की प्रक्रिया हमने बता दी। और इसको क्या बड़ी मात्रा में ऊर्जा संग्रहित करने के लिए फ्लो बैटरियों का यूज किया जाता है। और जितना लिथियम में किया जाता था उतना से अधिक उससे अधिक किया जाने की संभावना बताई जा रही है इस वाले में। हाँ, साथ ही क्या इनमें किसी ज्वलनशील या प्रदूषक सामग्री का उपयोग भी नहीं किया जाता है। ऐसे पदार्थ को ध्यान में रखा जाता है। फ्लो बैटरियों के प्रकार क्या? वेनेडियम, रिडॉक्स, जिंक, ब्रोमीन, आयरन सॉल्ट, ऑर्गेनिक सिस्टम वगैरह। तो इनकी क्षमता या उपयोगिता के आधार पे और इनकी उपलब्धता के आधार पे इन सब का प्रयोग किया जा सकता है या किया जाता है, जिसमें वेनेडियम रिडॉक्स की बात अभी की गई है। अब दूसरा प्रकार, अभी तो फ्लो की बात की गई थी, दूसरा सॉलिड स्टेट वाला। सॉलिड स्टेट में क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? ठोस होगा। ठीक है। और इसमें एक अलग विभाजक की आवश्यकता होगी, क्योंकि यहाँ पे उस तरह की मेम्ब्रेन वाली विभाजक की आवश्यकता तो नहीं होगी, जहाँ पे जिसमें एक दूसरे से संपर्क हो जाएगा, एक दूसरे के जो जो केमिकल है एक दूसरे का, जो क्योंकि लिक्विड था ना वो, तो उसके लिए एक मेम्ब्रेन की, एक झिल्ली वाली जो है ना परत की ही आवश्यकता थी। यहाँ पे अलग होगी चीजें। और ये बैटरिया तो चूंकि ये सॉलिड है तो इसलिए लीकेज भी कम होगी, सुरक्षित भी अधिक होगी। तो ये अलग एक टेक्नोलॉजी है। तो दो तरह की है बैटरी टेक्नोलॉजी। तो इसलिए ये बता रहे हैं विस्तार में, क्योंकि ये बैटरी टेक्नोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है देश के लिए कि इससे भी संदर्भ में क्वेश्चन आ सकते हैं। और वो सेक्शन कहाँ जाएगा? साइंस एंड टेक में। ठीक है। अगली पीढ़ी की बैटरी प्रौद्योगिकी क्या क्या महत्व क्या है? महत्व यही है कि अधिक से अधिक ऊर्जा को भंडारण किया जाए। एक यही कि नेक्स्ट जनरेशन का जो वेनेडियम रेडॉक्स बना रहे हैं हम लोग, ये क्या करेगा? ग्रिड पैमाने पे ऊर्जा भंडारण के लिए उपयुक्त होता है। ग्रिड पैमाना मतलब क्या? जितना आप उत्पादन कर रहे हो उतना आप कनेक्ट पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ये चीजें उसके लिए सस्टेनेबल है ये, क्योंकि तभी जो है वितरण सुलभ हो पाएगा, तभी जो है देश भर में वितरण सुलभ हो पाएगा। तो इसलिए ये चीजें आवश्यक है। दूसरा, ये लिथियम आयन बैटरियों का एक विकल्प प्रदान करता है। किस संदर्भ में? क्योंकि सामग्री पर निर्भरता, वही बताया, जो सप्लाई चेन कहाँ है, चीन के पास है, वो कम करेगा। क्योंकि जितना अधिक विकल्प होंगे उतनी अच्छी है कि किसी एक सामग्री पे जो है ना हम लोग निर्भर होकर ना रहें। उसका इसका उपयोग विद्युत प्रबंधन, पंपों, ग्रिड ऊर्जा भंडारण आदि में किया जाता है। ये लंबी अवधि के लिए ऊर्जा भंडारण कर सकते हैं। ये समाधान नवीकरणीय ऊर्जा का समीकरण और ग्रिड अनुकूलनशीलता को बढ़ावा देगा। तो ये सारी चीजें अगर संभव हो जाएंगी, डिफरेंट सोर्स इंडिया डेवलप कर लेगा, तो भारत का क्या जो रिन्यूएबल एनर्जी मिशन है कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता को बढ़ाना है, तो क्या हुआ, हम पूरा करने में ये लक्ष्य सहायक होंगे या नहीं होंगे? होंगे। तो हम लोग मेन सेंसर राइटिंग जब करें और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पॉइंट लिखना हो, तो एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं, बैटरी सिस्टम की उपलब्धता। ठीक है, चलिए अब अन्य सुर्खियों पे आते हैं, शॉर्ट न्यूज पे। सबसे पहला है डिजिटल गोल्ड। गोल्ड महंगा हो रहा है, तो ध्यान रहे इसमें जो निवेश करने के जो डिफरेंट इक्विपमेंट हैं या डिफरेंट तरीके हैं, उस पर भी बात होगी। एक तरीका एक भी आया कि डिजिटली या बॉन्ड के रूप में गोल्ड को परचेज किया जा सके। मतलब जो फिजिकल गोल्ड है उसको ना परचेज करके, बल्कि उसके लिए बॉन्ड खरीद लिया जाए या पेपर पर खरीद लिया जाए और लाभ जो है उसी तरह से मिले। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें कुछ नेगेटिव पार्ट भी आ गए। क्यों? क्योंकि अभी सेबी का जो ये एडवाइजरी जारी की गई है कि बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इस तरह की सुविधा दे रहे हैं, क्या? डिजिटल गोल्ड, ई गोल्ड, और जो कि ऐसे जो प्रोडक्ट हैं उनके, ये सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड नहीं है, ना ही रेगुलेटेड है। तो इसके पीछे कुछ जो स्कैम भी हो सकता है। और जो वो दावा कर रहे हैं कि भविष्य में कि जिस तरह के सोने के मूल्य में उतार चढ़ाव होगा और जब वो बॉन्ड आप बेचने आओगे या जब आप कैश करोगे तो उसी तरह के मूल्य को मिलेगा, मतलब आपको निवेश उसी तरह से मिलेगा, ये जरूरी ना हो। तो इसीलिए ये चीज
गाइडलाइंस दी गई है। उत्पादों में निवेश न करने की चेतावनी दी है और सेबी ने स्पष्ट किया कि ऐसे उत्पाद सेबी के विनियामक ढांचे के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसीलिए तो डिजिटल गोल्ड का तात्पर्य क्या, स्वर्ण को भौतिक रूप से अपने पास रखे बिना उसकी खरीद से है। डिजिटल गोल्ड का पूरा गोल्ड का मूल्य भौतिक स्वर्ण के मूल्य से जुड़ा होता है, मतलब जैसे ऊपर जाएगा नीचे जाएगा इस तरह से। तो मतलब क्या होगा, डिजिटल आप फिजिकली खरीदने से बच जाओगे और उस तरह से ये चीजें हैं। तो ये बात हम लोग कर रहे हैं। जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 इंपॉर्टेंट है पर्यावरण के दृष्टिकोण से। क्यों कि जर्मन वॉच ने जलवायु जोखिम सूचकांक 2000, सबसे पहले तो ये जर्मन वॉच ध्यान रख लेंगे, 2026 जारी किया गया है। चरम मौसमी घटनाओं से होने वाले मानवीय और आर्थिक नुकसान, ठीक है, और इसे जलवायु के प्रति मजबूत अनुकूलनशीलता की तत्काल आवश्यकता बताई गई है इसमें की हाइलाइट्स। इसके बारे में देख लेते हैं कि 2006 में चालू किया गया था, एक वार्षिक वैश्विक जलवायु प्रभावी सूचकांक के रूप में प्रस्तुत किया गया। और क्या 2026 सूचकांक के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर देख लेते हैं, क्या कि 95 से 2024 के बीच में कि जो इस तरह की चरम मौसमी घटनाएं कितना है 9700, मतलब चरम मौसमी घटनाएं एकदम बढ़ रही हैं। और जो इतनी मौतें हुई, मतलब 4.5 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। ये आंकड़ा आप याद कर सकते हो, सब याद ना हो भी हो तो आप इसका रेफरेंस दे सकते हो, ये चीजें बढ़ी हैं। अगर याद आ जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन सब याद करने की जरूरत भी नहीं है। भारत का पोजीशन क्या है, 2024 में 15वें स्थान पे था और जो कि सीआरआई रैंक 1995 से 24 में 9वें स्थान पे रहा है। भारत ने 3 दशकों में लगभग कितना 430, ये याद कर सकते हैं, रख सकते हैं, 430 चरम मौसमी घटनाएं हुई और 3 दशकों में, और 170 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ और 1.3 बिलियन लोग प्रभावित हुए। भारत के लिए ये याद रख लें, ये काम का हमारे लिए डेटा है। ये डायरेक्ट प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है और हम मेंस आंसर राइटिंग में भी लिख सकते हैं इसे। टीबी के लिए टीकों का विकास, तो डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट में बताया गया है कि व्यापक वित्त पोषण और समान पहुंच रणनीतियों का आह्वान किया गया है, जिससे टीबी के टीकों तक पहुंच सबकी सुनिश्चित की जा सके। क्योंकि अभी भी दुनिया में ऐसे बहुत सारे राष्ट्र हैं जहां पे टीबी खत्म नहीं हुआ, टीबी का प्रकोप जारी है। और इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि टीबी के नवीन टीके टीबी के अधिक मामलों वाले देशों में किशोरों और वयस्कों तक पहुंचे। उल्लेखनीय टीबी के विनाशकारी और वैश्विक प्रभाव के बावजूद एक सदी से अधिक समय के लिए नए टीके का लाइसेंस प्राप्त नहीं हुआ है। और क्या, वर्तमान में उपलब्ध बैसिली क्लेमेट ग्यूरियन बीसीजी टीका शिशुओं और छोटे बच्चों के टीबी सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन ये किशोरावस्था एवं वयस्क अवस्थाओं में जो पल्मोनरी टीबी है, मतलब फेफड़े का टीबी जो है, के खिलाफ केवल सीमित और परिवर्तनीय सुरक्षा ही प्रदान करता है। तो कुल मिलाकर क्या, डब्ल्यूएचओ ने 2023 में टीबी वैक्सीन एक्सेलेरेटर काउंसिल की स्थापना की। ये सब संस्था याद ध्यान रख लेंगे। ये वैक्सीन एक्सेलेरेटर काउंसिल किससे संबंधित है, टीबी से संबंधित है, टीबी के रोकथाम से संबंधित है, और उसमें उसके लिए टीकों के विकास, परीक्षण, बाजार में उतारने और उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए स्थापित किया गया है। किसके द्वारा, डब्ल्यूएचओ के द्वारा। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अल्टर मैग्नेट्स, मतलब ये फिर से ये आ गया मैग्नेटिज्म, मतलब क्या होता है इसमें, इसमें दोनों गुण हैं। इसमें मतलब क्या है कि एक नया वर्ग है। अभी तक हम लोगों ने क्या चुना है कि चुंबकत्व के गुण जो है ना कुछ पदार्थों में किस प्रकार से होते हैं, प्राकृतिक रूप से ही पाए जाते हैं, प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। ये उस कड़ी में एक नया आया अल्टर मैग्नेटिज्म, अल्टरनेट, मतलब दोनों गुण होंगे, मतलब फेरोमैग्नेटिज्म वाला भी होगा और एंटी फेरोमैग्नेटिज्म वाले भी गुण होंगे। तो सबसे पहले तो यही समझ लें, अल्टर मैग्नेटिज्म में दोनों गुण होंगे, फेरोमैग्नेटिज्म और एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, ठीक है। दोनों के बारे में देख लो। जैसे फेरोमैग्नेटिज्म जो सामान्य जो मैग्नेट होता है, जो फ्रिज पे हम लगाते हैं, खिलौने में यूज करते हैं, वो इसमें सभी सूक्ष्म परमाणु चुंबक एक ही दिशा में काम करता है। यही हमने पढ़ा है, एक ही दिशा में काम करेगा, एक ही दिशा में, इसलिए जो इस तरह का इससे लोहा चिपकाओगे चिपक जाएगा। यही एक दिशा में काम कर रहा है। इससे एक मजबूत बाहरी चुंबकीय क्षेत्र बनता है जिससे वो आकर्षित कर लेता है। फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिक क्या है कि इसमें परमाणु की चुंबकीय दिशाएं वैकल्पिक दिशाओं में होंगी, व्यवस्थित होती है, इसे एक दूसरे से रद्द कर देती है और कोई शुद्ध चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता। तो है तो उसी कैटेगरी में, चुंबकीय है, लेकिन क्या है कि इस तरह का इम्पैक्ट नहीं आ पाता जिससे वो किसी को खींच ले।
तो वो भी एंटी फेरोमैग्नेट में आता है। और एक नया ही आ गया कि इसमें दोनों के गुण हैं। एंटी फेरोमैग्नेट की तरह कोई शुद्ध चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन इसकी आंतरिक इलेक्ट्रॉनिक संरचना फेरोमैग्नेट की तरह होती है। मतलब बाहर वाला एंटी, ये बाहर वाला एंटी और अंदर वाला क्या हो गया, फेरोमैग्नेट की तरह। लेकिन इसका कुल मिलाकर है क्या, ये आकर्षित नहीं कर पाएगा फेरोमैग्नेट की तरह, जो नॉर्मल मैग्नेट की तरह, लेकिन प्रकार है। तो ये साइंस सेक्शन में पूछा जा सकता है, क्योंकि नई डेवलपमेंट है ना ये, पदार्थ विज्ञान से संबंधित। चलिए, सैन्य सुरक्षा के मामलों से विनवेक्स अभ्यास इंपॉर्टेंट, भारत और वियतनाम, छठा हनोई में शुरू हुआ है। क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहली बात, आसियान कंट्री है इसलिए इंपॉर्टेंट है। आप पूरब की ओर देखो नीति का ये हमारा प्रसार है। आसियान कंट्री के साथ कुछ भी इस तरह के सैन्य या डिप्लोमेटिक लेवल पे कुछ इस प्रकार की बड़ी एक्टिविटी होती है और लगातार चली आ रही है। तो और एशिया पैसिफिक में इस तरह की एक्टिविटी भारत अगर कर रहा है किसी कोलिशन के साथ मिलकर या किसी राष्ट्र के साथ मिलकर, तो महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और भारत और वियतनाम के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। इसका उद्देश्य अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों को, सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करना। ठीक है, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में हमेशा जो है ना, मतलब से संबंधित चीजें जो है ना, ये इससे चर्चा में बनती हैं। जो पर्सनालिटी हैं, जो विषय उठाए गए हैं, जिनको ये दिया गया है, उनके द्वारा जो बुक वगैरह लिखे गए हैं जीवन काल में पूरे अपने, या लिखे जाते रहे हैं, वो भी चर्चा में रहते हैं। तो इनका नाम डेविड जाले है। और ये फ्लेस के लिए 2025 का बुकर अवार्ड मिला है। तो ये ध्यान रख लेंगे। फिक्शन श्रेणी की छठी कृति है इनकी, मतलब पहले से लिखते आ रहे हैं। ये और हंगेरियन, मतलब हंगरी के रहने वाले ब्रिटिश लेखक है, ये बन गए, पहले हैं ये पुरस्कार जीतने वाले हैं। बुकर पुरस्कार के बारे में 1969 में यूनाइटेड किंगडम में स्थापित किया गया। यह पुरस्कार किसको दिया जाता है? किसी भी देश के नागरिक द्वारा अंग्रेजी भाषा में लिखे गए, ये सब ध्यान रख लेंगे, अंग्रेजी भाषा में लिखे गए, तब ब्रिटेन और आयरलैंड में प्रकाशित साहित्य के लिए। तो एक हो गया बुकर। दूसरा क्या है? इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इंटरनेशनल बुकर प्राइज क्या है? उसमें क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ लंबी फिक्शन या लघु कहानियों के लिए, लेकिन जिनका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया हो, ध्यान रहे, और यूनाइटेड किंगडम और या आयरलैंड में प्रकाशित हुए हो। तो इस तरह से चीजें यहाँ पे बुकर प्राइज के बारे में हम लोगों ने देखा। चलिए, अंत में एक सुर्खियों में रहा स्थल के बारे में बात करेंगे। कौन सा स्थल है? इथियोपिया, आदिस अबाबा कैपिटल, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में अवस्थित एक महत्वपूर्ण राष्ट्र। इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया हम लोगों ने देखा है। और ये महत्वपूर्ण स्थल है। ये क्या है? ये स्ट्रेट जो है बाब एल मंडब, ये रेड सी, ये गल्फ ऑफ अदन। ये क्षेत्र और क्यों इंपॉर्टेंट है? अफ्रीका का सबसे पिछड़े स्थिति में, गृह युद्ध से समस्याग्रस्त, लेकिन क्या है? ट्रेड रूट है, ये महत्वपूर्ण ट्रेड रूट है। और यहाँ पे जहाँ पे देखोगे हाउती रेबल्स है, और यहाँ पे क्या, समुद्री डकैती से संबंधित जो गतिविधियां काफी यहाँ पे आम है। और जिससे क्या, सी पायरेसी कारण जो है ना, भारत जैसे राष्ट्र को अपनी स्पेशल नीति बनानी पड़ती है सुरक्षा देने के लिए अपने जहाजों को, कार्गो को। तो ये बड़ी समस्या है यहाँ पे। तो इसलिए ये चर्चा में रहता है यह जोन यहाँ पे। तो ध्यान में रखेंगे। अभी चर्चा में क्यों है? अभी चर्चा में इसलिए है कि अभी हमने COP30 देखा, ब्राजील में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? बेलेम में, ब्राजील के बेलेम में। ये घोषणा की COP32 जो होगा वो इथियोपिया के आदिस अबाबा में होगा। अब जा सोचो क्यों शामिल किया गया है? गरीब राष्ट्र है, अफ्रीकी राष्ट्र है, तटीय राष्ट्र है। तो जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा प्रभाव अगर किस पे होगा, तो ऐसे ही राष्ट्रों पे होगा जहां पे गरीबी अधिक है, जनसंख्या अधिक है। तो कमजोर वर्ग, सुवेद्य वर्ग है ना, तो उनको इस तरह से शामिल करना, क्योंकि उनके मुद्दों को उठाया जा सके कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव क्या हो रहे हैं एक सुवेद्य वर्ग के रूप में। तो ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां यहाँ पे दी गई हैं। तो वो यूनिवर्सिटी COP32 कब होगा? 2027 में। ठीक है, चलिए। कुछ भौगोलिक विशेषताओं के बारे में। ब्लू नील, तेकेज, बोरो, सेविले, जेनेल, आवास, ओमो आदि, ये जो नदियां हैं यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। ब्लू नील सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे। भू आकृति विज्ञान में जो अफ्रीकन रिफ्ट घाटी है, जो भ्रंश घाटी है, उसका हिस्सा है ये। पूर्वी अफ्रीकी भ्रंश प्रणाली का हिस्सा है।
देनाकल मैदान में कोबर सिंह समुद्र तल से 380 फीट नीचे है। ये देनाकल मैदान में ये जो कोबर सिंह है मतलब सबसे जो निम्नतम बिंदु बोला जाता है वो। और क्या जो उच्चतम बिंदु है माउंट रास डेजान, ठीक है, माउंट रास डेजान, ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे। और जो इंपॉर्टेंट जो ये अराफार अफार ट्रायंगल है यहाँ पे और इथियोपियन हाईलैंड है, ये आप देख लोगे। ये ग्रेट रिफ्ट वैली यहाँ पे दिख ही रहा है आपको। तो मैपिंग के दृष्टिकोण से भी ये इंपॉर्टेंट एक था। क्वेश्चन नंबर 1, हाल के क्रायोस्फीयर परिवर्तनों के संदर्भ में पिघलते परमाफ्रॉस्ट के प्रभाव का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम वर्णन करता है? ये हमने डिस्कस किया है। ए, बी, सी और डी इसमें आपको बताना। परमाफ्रॉस्ट की परिभाषा इसमें पूछी जाए के प्रभाव का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम वर्णन करता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 2, वैश्विक शीतलन और संबंधित पहलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल था पर्यावरण के दृष्टिकोण से। इसमें सही कथन चुनने हैं। 1, 2, 3 स्टेटमेंट है, सही कथन चुनना है। क्वेश्चन नंबर 3, अभ्यास विनवैक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 स्टेटमेंट हैं इसमें, सही कथन चुनने हैं इसमें। अगर ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि हमने चर्चा किया सारी चीजों को, लगभग चीजें वही हैं। आसान प्रश्न है ये और इस तरह के प्रश्न आने की संभावना पर्याप्त बनता है इसमें, ऐसे टॉपिक में। क्वेश्चन नंबर 4, डिजिटल गोल्ड उत्पादों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है, सही कथन चुनने हैं। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, चुंबकीय क्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी चर्चा की गई है, सही कथन चुनना है। ये साइंस के संदर्भ में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जो महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं होती हैं साइंस से जुड़ी हुई। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, भारत में राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कौन सी संस्था कार्य करती है? ठीक है, चलिए तो आज के न्यूज टुडे के इस अंक को हम लोग यहीं पे कंक्लूड करते हैं और आप इसे देखते रहिए और अपने करंट अफेयर में इससे प्राप्त जानकारी को ऐड करते रहिए।